हाय गाइस, दिस इज अपराजिता। वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बट टुडे इज हनुमान जयंती एंड आई एम विशिंग हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सो गाइस, हम लोग इस वीडियो के साथ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के MCQs को, जो है भाई एग्रीकल्चर के आपकी ज्योग्राफी की बुक से। सो गाइस, ई विद्यार्थी के बारे में, या जो भी ई विद्यार्थियंस है वो जानते ही हैं दैट कितना सब कुछ है यार। मेन्यू को एक बार अच्छे से लुकआउट कर लेना, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्या नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी देरी जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आपका समय काफी कीमती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जल्दी से हम लोग शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइज, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। सो देखा जाए गाइज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिया, ब्राजील, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो बात करी जाए इंडिया की, ये 2015 के सेंसस रिपोर्ट के द्वारा देखा गया था कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना ऑयल सीड का। इंडिया उसके बाद धीरे धीरे करके फर्स्ट पे आ गया। सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाता है, उसका तेल हम एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सबके घर में फॉर्चून, महाकोश, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। सो दे आर ऑल सोयाबीन ब्रांड के, सोयाबीन सीड के ऑयल। एंड ब्राजील की बात करी जाए तो गाइस, ब्राजील में मेज काफी उगाया जाता है। ठीक है, यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ मेन क्रॉप देयर। USA की बात करी जाए तो USA के अंदर मीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया में मिनरल्स जैसे कि एल्यूमिना, टाइटेनियम, ये इस तरीके के रेप्टाइल, तो इस तरीके के मिनरल्स बहुत प्रोड्यूस करता है। तो हमारा आंसर होगा इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर यार इंडिया ना 5 नंबर से आगे नहीं जाता, मतलब 1 से लेके 5 नंबर तक किसी ना किसी चीज में तो वो रहता ही है, जैसे आर्मी में या फिर राइस के प्रोडक्शन में, इन सब चीजों में। सो वी आर प्राउड ऑफ दैट। सेकेंड वाले पे आ गए यार, विच इज द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करी जाए तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका तीनों ही कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, कर्नाटका जो है ना वहां पे इनिशिएट हुआ था। कर्नाटका में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था कॉफी का बाबा बोदान हिल्स के अंदर। सो द राइट आंसर विल बी कर्नाटका। और यहाँ पे क्या है भाई, वेस्ट बंगाल की बात करी जाए तो वहां पे जूट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, राइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो आंसर है कर्नाटका। थर्ड वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप बताया था ना इस चैप्टर के अंदर, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून शुरुआत होने से पहले इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इसे हार्वेस्ट यानी काट लिया जाता है। ठीक है, सो गाइज ये कौन से क्रॉप होते हैं, पैडी यानी कि चावल, ये एक खारिफ क्रॉप है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून में इसको बो दिया जाता है, ग्रो मतलब सो कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर एंड अक्टूबर में। और बाकी जो ऑप्शन है गाइस, मस्टर्ड, व्हीट एंड ग्राम, तो ये तीनों के तीनों राबी क्रॉप्स माने जाते हैं। ओके, सो थर्ड वाले के बाद यार फोर्थ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। सीरियल क्रॉप यार देखा जाए, चावल मेरा फेवरेट है। ठीक है, रोटी ज्यादा सबको पसंद नहीं है, मुझे पता है रोटी बड़ी चबानी पड़ती है, लेकिन किसी किसी की फेवरेट होती है रोटी। पर्सनली मेरी चावल फेवरेट है, तो यार जय माता दी टिक चावल। तो देखा जाएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है चावल। उसके बाद आटा आता है यानी कि व्हीट। मेज और बाजरा की बात करी जाए, ये भी इंडिया में उगाया जाता है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। राजस्थान के अंदर बाजरे की रोटी, ओहो खिचड़ा, बहुत चीजें खाई जाती हैं। सो यहाँ पे यार 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं, द फार्मर ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड चंपारण मूवमेंट इन 1917। सो चंपारण जैसे ही नाम सुनते हैं, चंपारण के लिए सबसे पहले स्टेट आता है बिहार। ठीक है, तो बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर चंपारण रीजन पड़ता है। और यहीं के फार्मर्स ने क्या करा था बेसिकली, स्टार्ट करा था मूवमेंट को। आई गेस इंडिगो उगाने के लिए उनको बोला जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था, फोर्स करा जा रहा था। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के काल के वक्त का मूवमेंट है। ठीक है, तो बिहार विल बी द राइट आंसर। हरियाणा, कर्नाटका एंड पंजाब बिल्कुल नहीं होगा। चंपारण नाम सुनते बिहार डाल दो भाई। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले कमर्शियल क्रॉप वो होते हैं जिनको आप अपने इस्तेमाल या अपने खाने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं या उगा रहे हैं, आप उनको
प्रॉफिट लेने के लिए या फिर बाहर बेचने के लिए उगा रहे हैं, तो उसको कमर्शियल क्रॉप या प्रॉफिट क्रॉप भी बोला जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है गाइस, टी, व्हीट, बार्ले एंड मेज। तो कॉर्न ज्यादा मात्रा में नहीं उगाते हैं, बार्ली और व्हीट की बात करें, हाँ ये सब हम अपने खाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो टी जो है, असम की जो टी है बड़ी फेमस है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में टी बहुत उगाया जाता है। तो देखा जाए तो टी हमारा बाहर भी जाता है, भारत के बाहर जाता है, ये कमर्शियल क्रॉप है, अपने लिए नहीं, लोग इसको बाहर मतलब एक तरीके से बेचने के लिए इसको उगाते हैं। 7th क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज मीन बाय द व्हाइट रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। व्हाइट रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? सो यहाँ पे 4 तरीके के बता रखे हैं गाइज। अगर आप एग्रीकल्चर आउटपुट में इंक्रीज करो तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आप इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल चीजों को बढ़ाने की इस्तेमाल करें तो उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर आप बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे बैंकिंग सर्विसेज में, मतलब वृद्धि करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसे बोलेंगे ई बैंकिंग रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन बोलेंगे हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में इंक्रीज को। बेसिकली गाइस ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है इसे। भारत एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनना चाहता था इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, तो इसलिए एक डेयरी रेवोल्यूशन चलाया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन बोला गया, क्योंकि गाइस हमारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके कलर व्हाइट ही होते हैं। तो इसका दूसरा नाम गाइस ऑपरेशन फ्लड भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब यार ये ना नॉट, ये आपका दुश्मन है, ठीक है। कभी कभार आप जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में नॉट को ना पढ़ते नहीं हो और उसमें एक नंबर कट जाता है, मेरे साथ तो बहुत होता है ये, ठीक है। सो इसमें से कौन सा जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है? 4 ऑप्शन है गाइस, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा भी बोलते हैं, उड़ीसा भी बोलते हैं। तो गाइस देखा जाए तो असम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये तीनों ही जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल जूट प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा वैसे तो बांग्लादेश करता है, लेकिन बांग्लादेश हमारे अंडर था, बाद में फिर वो अलग हो गया, हमारी बदकिस्मती, बट फर्स्ट पे हम होते, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र जूट प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग ये सारे ही हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो है, ठीक है। महाराष्ट्र खारिफ क्रॉप्स को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, चावल, ग्राउंडनट वगैरह, ठीक है। अब आगे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को समझते हैं सबसे पहले। इसको स्लैश एंड बर्न भी बोला जाता है। एक लैंड को लेते हैं, छोटा सा पैच ऑफ लैंड लेते हैं, उसे जला देते हैं पूरी तरीके से, वहां पे जो भी वेजिटेशन प्लांट्स होते हैं उन्हें जला देने के बाद वो क्या बन जाते हैं? राख बन जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वो राख उस लैंड के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, तो इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न, काटो, जलाओ, या फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब गाइस देखा जाए तो ये बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स की तरफ करा जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड साइड में इसको प्रैक्टिस करा जाता है। इसमें से कौन सा फीचर है इसका? ठीक है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। गाइस सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत कम लोग ही प्रैक्टिस करते हैं, इसको काफी हद तक खत्म ही कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी करते हैं, और वो ज्यादातर अपने लिए करते हैं, मतलब अपने घर का पेट चलाने के लिए ज्यादातर करते हैं, बाहर सेल आउट करने के लिए नहीं, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग मतलब कमर्शियल पर्पस मतलब बाहर सेल आउट करने के लिए, तो वो अपने खाने के लिए उतना पैच ऑफ लैंड में खाना उगाते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर। गाइस कोई फर्टिलाइजर, कोई भी HYV सीड या जो भी हाई यील्डिंग इनपुट्स होते हैं ना, बहुत महंगे वाले, वो सब इनको नहीं मिलते हैं, गाँव के इलाकों में करे जाते हैं। तो इसका एक फीचर है गाइस कि लो लैंड प्रोडक्टिविटी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ना लैंड की दुर्गति हो जाती है। आप इस तरीके से लैंड इस्तेमाल करके फिर वो लोग नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड पे चले जाते हैं, तो इस तरीके से पिछले वाले लैंड की तो दुर्गति हो जाती है। सो इस तरीके से इसमें ये इसका फीचर हुआ स्लैश एंड बर्न का। साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत होता है गाइस, क्योंकि वहाँ की वेजिटेशन को जला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। Okay, so which one of the following is not a result of excessive and careless use of fertilizer and water? इसमें से कौन सा नहीं है? अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और पानी इस्तेमाल करते हो अपनी मिट्टी के ऊपर या अपने क्रॉप के ऊपर, तो उससे क्या क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला तो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो पहले से ही प्राकृतिक न्यूट्रिएंट्स थे वो खराब हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज में पानी ज्यादा डाल दोगे, समझ लो आटे में बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे, वो उसका कभी लोई नहीं बन पाएगा, कभी वो आटे का गोला बन ही नहीं पाएगा। किसी भी चीज में एक्सेसिव पानी डाल देने से वो चीज खराब ही होती है, तो ये मिट्टी के साथ भी हो जाता है। दूसरा है गाइस, दूसरा को छोड़ दीजिए, तीसरा है वाटर लॉगिंग ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड। अगर आप पानी ज्यादा डाल दोगे
तो ग्राउंड वाटर भी तो है ना नीचे, ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर की मिट्टी को खराब कर देगा। मिट्टी में ज्यादा पानी डालने से वो कीचड़ कीचड़ जैसी बन जाएगी, ठीक है। तो किसी भी चीज में ज्यादा पानी डालने से ऑब्वियस ही बात है, आप सोच रहे हो यार वो लंबा हो जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सैलिनिटी ऑफ सॉइल, सैलिनिटी ऑफ सॉइल का क्या मतलब है, सॉइल को भी ना एक पीएच लेवल चाहिए होता है, जैसे हमारे फेस को चाहिए होता है, हमारी बॉडी को, वैसे सॉइल को भी चाहिए होता है। सॉइल में ज्यादा नमक की मात्रा हो जाती है ना, तो वो उसका सैलिनिटी बिगड़ जाता है, ठीक है। सो गाइस, ये तीनों की तीनों चीजें हो जाएंगी अगर आप फर्टिलाइजर और पानी ज्यादा इस्तेमाल करो। तो इसमें से नॉट मतलब कौन सा नहीं होगा। सो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लैंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल करने से ये तीनों होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। ओके, सो ये हमारा राइट आंसर है। 10 में से 10 आ गया भाई। इस तरीके से यार सारे के सारे आंसर्स आप देख सकते हो, सारे आंसर्स बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं, एंड क्लैप कर दो यार अपने लिए। सो इसी तरीके से यार आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज को, बहुत ज्यादा कामगार आते हैं यार, बहुत एग्जाम में आपका एक बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। मस्ती मस्ती में ऐसे कॉपी पेन लेके बैठो और अपना रिजल्ट लगाते जाओ। सो हैप्पी स्टडिंग गाइज, एंड भी बने रहिए यार किसी और एमसीक्यू और किसी वीडियो के अंदर आपसे जल्दी से मिलते हैं। टिल देन keep smiling, okay, keep smiling. God bless you everyone, best of luck, bye bye.